सभी द्वितीय पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम द्वितीय पीयूसी के अंतर्गत अपठित भाग में दो एकांकियां हैं। उनमें से जो पहला जो एकांकी है सूखी डाली, इस एकांकी प्रारंभ करेंगे। इस जो एकांकी को उपेंद्रनाथ अश्क जी लिखे हैं। इनका जो लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क जी। तो सबसे पहले एकांकी क्या है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकांकी एक अंक वाले जो नाटकों को हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। इस जो एकांकी को भारत देश में 20वीं शताब्दी यानी कि इस शताब्दी के चौथे दशक में यह प्रारंभ होता है। तो यह भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है। 1929 से भारत देश में हिंदी साहित्य में एकांकी का जो प्रचलन हुआ है। ओके, जो नाटक का एक दूसरा रूप भी हम लोग कहते हैं इसको, नाटक का दूसरा रूप। नाटकों को हम क्या करते हैं, रात से लेकर सुबह तक रंगमंच पर खेला जाता है, लेकिन एकांकी ऐसा नहीं, कम समय में यह समाप्त हो जाता है। तो यह क्या है, एकांकी है। सूखी डाली एकांकी, इसका जो लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क जी। सबसे पहले उनका परिचय हम लोग देख लेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार, सभी लोग अपनी पुस्तक निकालिए और अपनी पुस्तक देख लीजिए। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क जी का जन्म 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर शहर के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म पंजाब में हुआ था, पंजाब के जालंधर शहर में 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, वो भी मध्य वर्गीय परिवार में। आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्त हुई है। देख लीजिए, इनकी जो साहित्य बहुमुखी प्रतिभा इसका अर्थ है अनेक विषयों या क्षेत्रों से संबंधित, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जो प्रतिभा, जो ज्ञान क्या है इनके पास था। वे अपने जो साहित्य में इन विचारों को आरंभ किए हैं, लिखे हैं। इस तरह आप एकांकी कला क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकारों में से हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एकांकी कला क्षेत्र में, इस जो क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, एकांकी के जो क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा को प्रारंभ किए हैं। यथार्थवादी परंपरा इसका अर्थ क्या है, जो वास्तविक रूप से वर्णित किया जाए, वास्तविक रूप में जो वर्णित करते हैं, जो हकीकत है, जो प्रेजेंट क्या है, उन विचारधाराओं को अपनी एकांकियों में ये क्या किए हैं, लिखे हैं। देख लीजिए, यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले, सूत्रपात करना यानी कि प्रारंभ करना। देख लीजिए, अश्क जी के सभी एकांकी आज के जनजीवन से संपृक्त हैं। देख लीजिए, इनके जो एकांकी सभी क्या है, जनजीवन से संपृक्त, लोगों से संबंधित। संपृक्त शब्द का अर्थ है संबंधित। जो लोग समाज में किस तरह जीवन यापन करते हैं, वही विचारधाराओं को, जो घर घर में जो हकीकत चल रही है, उन विचारों को लेकर ये क्या किए हैं, अपने साहित्य को लिखे हैं, जिनमें यथार्थवाद की ठोस अनुभूति एवं मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण रहता है। इनके जो साहित्यों में यथार्थवाद की ठोस अनुभूति, यथार्थवाद यानी कि जो वास्तविक रूप में वर्णित किया जाए वही, उसको ही ठोस अनुभूति, पक्का अनुभूति। ठोस शब्द का अर्थ है पक्का अनुभूति, अनुभूति शब्द का अर्थ है अनुभवों को वे क्या किए हैं, अपने जो एकांकियों में वर्णित किए हैं। भाषा प्रयोग में अश्क जी अत्यंत निपुण है। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा
आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है। देख लीजिए यहाँ पर वातावरण एवं पात्रानुकूल, यानी कि जो समाज में जो वातावरण है और पात्र को उस वातावरण के अनुकूल पात्रों को नियोजन करना, इसके साथ साथ भाषा भी उस पात्र के हैसियत से और जो वहां के वातावरण को देखकर ही वे क्या किए हैं, लिखे हैं। परिलक्षित होती है, परिलक्षित होना, दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना। आपने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यांशों का खुलकर प्रयोग किया है, जो अपने साहित्य में। ये सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग इतना ही नहीं किए हैं, उर्दू भाषा के जो शब्दों को प्रयोग किए हैं, अंग्रेजी भाषा के जो शब्दों को और वाक्य में प्रयोग करते आए। 1965 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से अलंकृत किया गया है। इनको 1965 में सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाटककार के रूप में इनको अलंकृत किया गया है। गद्य की विविध विधाओं, देख लीजिए यहाँ पर गद्य की विविध विधाओं, जैसे कि कहानी हो सकता है, नाटक हो सकता है, एकांकी हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, संस्मरण, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए इनको 1972 ईस्वी में आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया है, नवाजा गया, अलंकृत किया गया है। इनकी जो मृत्यु 1996 में इनका मृत्यु होता है। इनके जो रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख रूप से यहाँ पर दिया गया है, एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं, देख लीजिए। देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, साहब को जुकाम है आदि, ये सभी क्या है, एकांकी संग्रह है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, निमिषा आदि, ये सभी क्या है, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इतना सारा क्या है, उपेंद्रनाथ अश्क जी का थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर। अब एकांकी को प्रारंभ करेंगे। एकांकी को प्रारंभ करने से पहले आपकी पुस्तक में पेज नंबर 135 में क्या है, पात्र का जो परिचय भी दिया गया है और पहला दृश्य में जो प्रस्तावना दिया गया है। नाटक को प्रारंभ करने से पहले, एकांकी को प्रारंभ करने से पहले जो प्रस्तावना यानी कि कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। इस जो एकांकी के जो प्रमुख पात्र है, पुरुष पात्र कौन कौन से हैं, देख लीजिए। दादाजी, करमचंद, परेश, भाषी, मल्लू, ये सारे क्या है, पुरुष पात्र हैं। स्त्री पात्र बेला, जो इस नाटक में, इस जो एकांकी में छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा, पारो, ये सारे क्या है, प्रमुख पात्र हैं। बहुत कम पात्र है, बहुत ज्यादा पात्र भी नहीं है इसमें। ओके, अब पहला दृश्य, पहला जो दृश्य में क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना देखेंगे। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए,
वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही है। देख लीजिए यहाँ पर प्रारंभ में लेखक क्या लिख रहे हैं, प्रस्तावना में लेखक क्या लिख रहे हैं, देख लीजिए। मानव प्रगति के इस युग में, देख लीजिए यह जो युग क्या है, मानव प्रगति का युग है। मानव उन्नति की ओर बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इस जो युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, अपने मन में जो विचार आते हैं उस हिसाब से चलने की जो क्षमता वे रखते हैं और चलने की कोशिश भी करते रहते हैं। अगर इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता की हद तक, अराजकता यानी कि अव्यवस्था अथवा राजशून्यता, शासन का अभाव जैसे हम चाहते हैं अथवा मनुष्य चाहता है उस तरह रहना नहीं होता है, तो रहना और उसके हिसाब से चलने के लिए अगर नहीं होता है, तब तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। तानाशाही यानी कि अधिनायकत्व, अधिनायकत्व यानी कि कोई एक व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपना अधिकार चलाना, पूरी तरह से अधिकार चलाना और दूसरों के जो अधिकार को छीनना, स्वतंत्रता को छीनना। अगर स्वतंत्रता को कोई व्यक्ति छीनता है तो यह अत्यंत निंदनीय माना जाता है, निंदा के लिए योग्य माना जाता है। यहां पर देख लीजिए मूल राज्य, मूल राज्य यानी कि दादाजी, दादाजी का नाम क्या है, मूल राज्य। मैं इसका एक चार्ट भी आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजता हूं। मूल राज्य अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाएं। दादाजी अपने कुटुंब को एक यूनिट यानी कि ग्रुप बनाकर उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाएं। दादाजी क्या कर रहे हैं, अपने जो कुटुंब के ऊपर प्रभुत्व जमा रहे हैं, अधिकार चला रहे हैं। देख लीजिए, जमाए उस महान वट की भांति अटल कड़े हैं। महान वट, वट शब्द का अर्थ है बरगद का पेड़। देख लीजिए यहाँ पर दादाजी अपने जो कुटुंब को बरगद के पेड़ की तरह मानते हैं। देख लीजिए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, वट की तरह वे भी अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति। देख लीजिए, इसके घर के सामने ही, घर के पास ही क्या है, एक वट वृक्ष है, बरगद का जो पेड़ है उसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की तरह, छाते की भांति यानी कि छाते की तरह धरती को आच्छादित किए हुए, भूमि को, धरती को यानी कि भूमि को आच्छादित, आवृत किए हुए हैं। आच्छादित करना इसका अर्थ है आवृत किए हुए अगणित घोंसलों को, अगणित अनकाउंटेबल, उसमें जो घोंसलों, घोंसलों यानी कि नेस्ट, उनको अपने पत्तों में छिपाए। वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं। वर्षों से, एक वर्ष नहीं, बहुत सारे वर्षों से बहुत सारे आंधियों को, आंधी शब्द का अर्थ है धूल के साथ बहुत तेज चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण, बहुत सारे वर्षों से, यानी कि इनका जो आयु है 72 यहां पर आगे दिया गया है, देख लीजिए। वर्षों से इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। जिस तरह बड़ा वट महान दिखाई देता है, उसी तरह दादा भी क्या है, जो दादाजी भी क्या है, उसके साथ रहने के कारण महान दिखाई दे रहे हैं।
आयु की 72 सर्दियां देख लेने पर भी, 72 यानी कि 72 सर्दियां देख लेने पर भी, ये अपने जीवन में कितने सर्दियां देख चुके हैं? 72 सर्दियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका। इतना कुछ होने के बावजूद भी इनका शरीर नहीं झुका हुआ है। और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति, देख लीजिए, इनकी जो सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई, दादाजी के नाभि को, नाभि अंदर जो कन्नड़ होगा पोक्कल ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, उसको छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। वे क्या कर रहे हैं? धरती को भी छूने का प्रण करना, प्रतिज्ञा किए हुए हैं, ऐसा लग रहा था। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। दादाजी का जो बड़ा लड़का, इनके कुल मिलाकर 3 लड़के थे। दादाजी को कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। जो बड़े बेटे का जो नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, दूसरा बेटा का नाम है कर्मचंद्र, तीसरा बेटा का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। बड़ा बेटा, मंझला बेटा, तीसरा बेटा, इस तरह 3 इनके जो बेटे हैं। लेकिन बड़ा लड़का, बड़ा बेटा क्या है? 1914 के जो महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा जमीन दी थी। सरकार वाले दादाजी को कितने जमीन दिए थे? 1 मुरब्बा। देख लीजिए, ये जो मुरब्बा शब्द है पंजाब में प्रचलित है। पंजाब में 1 मुरब्बा जमीन मतलब 25 एकड़ जमीन के लिए 1 मुरब्बा कहते हैं। इतना सारा जो जमीन सरकार वाले किनको दिए थे? दादाजी को दिए थे। किंतु दादा सरकार की इस कुर्बानी पर संतुष्ट नहीं रहे, यानी कि उसे इतना इनका लेकर वे चुप नहीं बैठे, खुश नहीं हुए। तो वे क्या करते हैं? देख लीजिए, अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। 1 मुरब्बे से 10 मुरब्बे बनाते हैं। कैसे? अपने साहस से। देख लीजिए, दादाजी उस जमाने में भी किस तरह जो काम किए हैं, परिश्रम से और निष्ठा से काम किए हैं। दूरदर्शिता, उसका अर्थ है आगे के बारे में पहले ही सोच विचार करना। ये क्या है? दूरदर्शिता। और रसूख से, रसूख शब्द का अर्थ है धैर्य और विश्वास। अपने आप में एक विश्वास रखते हुए धैर्य से आगे बढ़े हैं दादाजी, और इस तरह काम करके वे 1 मुरब्बे से 10 मुरब्बे बनाते हैं। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। देख लीजिए, ये लोग हाल ही में अपने जमीन में क्या है, एक चीनी के जो कारखाने क्या किए हैं, प्रारंभ किए हैं। उनका जो देखभाल उनके दोनों बेटे पोते जमीन, पोते क्या करते हैं? जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने का भी देखभाल कर रहे हैं। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है। सबसे जो छोटा पोता क्या किया है? अभी अभी पढ़ाई करके तहसीलदार बनकर इसी कस्बे में इनका जो नौकरी लगा है। कस्बे जो शब्द का अर्थ है नगर से जो छोटी होती है और गांव से बड़ी जो रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? कस्बे कहते हैं। वहां पर तहसीलदार बनकर अभी अभी काम प्रारंभ किया है। और कुछ ही दिन हुए उनका विवाह। देख लीजिए, कुछ दिन पहले इनका विवाह भी हो चुका है। इनका विवाह किसके साथ हुआ है? यहाँ पर दिया गया है, लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। लाहौर की एक प्रतिष्ठित
और संपन्न कुल की लड़की से, सुशिक्षित, वो भी एजुकेशन पा चुकी है, उसके साथ इनका जो विवाह हुआ है, उसका नाम भी दिया गया है, उसका नाम है बेला, जो आगे आता है आपको। ओके, आज जो पहला वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे, दूसरे वीडियो में इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।